Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about conservative and non-conservative force. First of all, what is conservative force? Conservative force क्या होता है? A force is said to be conservative if work done by force or work done against force does not depend the nature of path followed by body, but depends only the final position and initial position of body is known as conservative force. My dear, what are the examples of conservative force? Examples of conservative forces are gravitational force of attraction between two massive bodies, electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges, magnetic force of attraction or repulsion between two magnets, and another example of conservative force is spring force or force of spring, example of conservative force. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इनके क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। अब हम बॉडी को, एक मासिव बॉडी है जिसको हम इस तरह से ले जा रहे हैं। एक पाथ हमारा फर्स्ट है और सेकंड पाथ है कि डायरेक्ट हम ए से बी तक इसको ले जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और थर्ड जो पाथ है वो फॉलो किया जा रहा है। तो यहां पर बॉडी को ए से बी तक ले जाने के तीन हमने पाथ लिया, फर्स्ट पाथ, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो देखिए, अगर ये जो जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क हो रहा है, इसको यहां से यहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में, चाहे हमारे द्वारा पाथ फॉलोड कोई भी हो, हम फर्स्ट पाथ को फॉलो करें, सेकंड पाथ को फॉलो करें या थर्ड पाथ को फॉलो करें, तो उस केस में क्या हो, वर्क डन अगर तीनों कंडीशन में क्या हो, W1 वर्क डन in followed by first path is W1 and work done in second path W2 और work done in third path W3, तीनों क्या हो, अगर सेम हो तो हम उस फोर्स को, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये वर्क हो रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो वर्क डन है वो वर्क डन फॉलोड पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, कि हम किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए बॉडी को मूव कराएं, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, तो वो पाथ फॉलोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा कि वर्क डन डिपेंड किस पर करेगा, कि बॉडी के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम यहां थर्ड अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कंजर्वेटिव फोर्स के, तो यहां पर हम इस तरह से ले रहे हैं। देखिए, ये सपोज करिए कि हमने बॉडी को पहले, इस मासिव बॉडी को ए से बी तक हमने मूव कराया इस पहले पाथ को फॉलो करते हुए, और फिर क्या हो रहा है कि हम बी से ए तक वापस फिर लेकर के आ रहे हैं। तो ले जाने में, मूव कराने में ए से बी तक जो हमारा वर्क डन क्या हुआ, WAV हुआ, ठीक है। और वापस जब हम बी से ए तक ला रहे हैं तो वो वर्क डन को हमने क्या माना, BA माना। तो वास्तव में हो क्या कि जब वर्क डन फ्रॉम A to B to move from A to B is equal to work done to move from B to A, जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो,
यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जो वर्क डन, अगर हम इस फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो बी से ए तक आने में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है, क्लोज्ड कर्व बन रहा है, ठीक है, कहाँ से, ए बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरे राउंड ट्रिप में, ओवर राउंड ट्रिप जो वर्क डन होगा, मतलब टू मूव वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम बी टू ए, इन दोनों का सम क्या होगा, वर्क वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि जब हम किसी पूरे ओवर द राउंड ट्रिप वर्क हो रहा है तो उस वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसको हम डिटेल में समझने के लिए हमने यहाँ पर 4 टाइप्स के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। वो क्या है कि कैसे जो है वर्क डन ओवर अ राउंड ट्रिप 0 होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, देखिए कि हमारे पास फर्स्ट केस में ये है कि एक बॉडी है, मासी बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम a से b तक सीधे ऐसे वर्टिकली पहुंचाना चाह रहे हैं इस पाथ को फॉलो करते हुए। दूसरा कंडीशन हमने लिया हुआ है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मासी बॉडी जिसका मास क्या है, m है, उसको हम a से b तक पहुंचाना चाह रहे हैं इस पाथ को इंक्लाइंड प्लेन को फॉलो करते हुए। थर्ड केस हमने लिया हुआ है, वो क्या है, स्टेयर केस हमने लिया हुआ है कि इस a से b तक, यहाँ हमें b तक पहुंचना है। a क्या है, इनिशियल पोजीशन है और b क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो m मासी बॉडी को हमें मूव कराना है a से b तक, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेयर केस। और इसमें हम ये मान रहे हैं कि स्टेयर्स में जो स्टेप्स है वो n स्टेप्स हैं। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्टेयर केस इज n। तो उनका जो वर्टिकल हाइट है सभी स्टेप्स का वो h1 है, h1 है, h1 है, h1 है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है ये स्टेप्स का वो क्या है, x माना हुआ हमने, x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। और फोर्थ हम जो केस ले रहे हैं, फोर्थ केस इस तरह से ले रहे हैं कि एक ये जिग जैग मोशन को हम फॉलो करते हुए हम बॉडी को b तक पहुंचा रहे हैं, m मास के बॉडी को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये दिखाएंगे कि इन चारों केसेस में बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी है, यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन भी है, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन भी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो क्या है, सेम है और कितना है, h है। लेकिन हमारे द्वारा पाथ जो फॉलोड है वो 4 टाइप्स के हैं। कैसा, एक तो सीधे हम वर्टिकली ए से बी तक पहुंचा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, और दूसरे केस में कि हम इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बॉडी को बी तक पहुंचा रहे हैं, और तीसरा केस हम ले रहे हैं कि स्टेयर केस के द्वारा, और चौथे केस में यहाँ पर जिगजैग मोशन कराते हुए यहाँ पर ले जा रहे हैं। लेकिन इन चारों कंडीशन में जो एक डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, चारों कंडीशन में सेम है, डिस्प्लेसमेंट h है, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है। तो हम इनमें अब क्या है कि ये चारों पोजीशन में जो m मास का बॉडी है उसको हमें ए से बी तक बॉडी को मूव कराना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये मोशन है m मास के बॉडी का जो मोशन है वो मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। और वो ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दैट मासिव बॉडी व्हिच मास इज m, जो एक्ट हो रहा है वो हर जगह क्या है, ये सेम है, सेम मान करके हम चल रहे हैं। क्योंकि जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, चेंज तब होता है जब लॉन्ग रेंज डिस्टेंस हो। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस है, तो जनरली g की वैल्यू जो ग्रेविटी है, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मासिव बॉडी m है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 चीजें फाइंड करेंगे कि हम चाहे हम इस फर्स्ट पाथ को फॉलो करें, सेकंड पाथ को, थर्ड पाथ को और फोर्थ पाथ को फॉलो करें, लेकिन वर्क डन क्या होगा, हर केस में सेम आना चाहिए, ठीक है।
और हम अगर किसी भी केस को ले लें और उसमें राउंड ट्रिप में अगर हम वर्क डन कराएं ओवर अ राउंड ट्रिप, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमारा मोटिव है और इसी को हम प्रूव करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि एक मासिव बॉडी है यहाँ पर, जिसका मास हम मान लेते हैं कि m है। व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी, m। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओबियसली इसका जो, जब मासिव बॉडी जिसका मास m है, तो उसका जो वेट होगा W इक्वल टू mg, वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। अब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें A से B तक हमें इस बॉडी को ले जाना है, तो इसका वेट जो है नीचे की तरफ है mg, मीन्स कि अर्थ इस बॉडी को mg ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर खींच रही है। तो इसे हमें ऊपर की ओर लिफ्ट करने में विदाउट एक्सेलरेटिंग कितना फोर्स लगाना होगा। तो सीधा सा आंसर है कि इस बॉडी को हमें लिफ्ट करने के लिए, रेज करने के लिए जो इसका वेट है, उस वेट के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगाना होगा, तभी बॉडी क्या होगा, ये लिफ्ट होगा। तो ये जो हम फोर्स अपने तरफ से अप्लाई कर रहे हैं उसको हम F मान रहे हैं। तो वास्तव में जो वो F होगा, फोर्स होगा, वो mg के बराबर होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो mg के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि वेट नीचे की तरफ और हमारे द्वारा वेट के बराबर एक्सर्टेड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करना है, अप्लाई करना है। तो ये बॉडी क्या होगी, ऊपर की ओर लिफ्ट होगी। और जब दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो बॉडी में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले हम A से B तक ले जाने में वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन आपको पढ़ाया हूं कि Fs cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि F कितना है, F कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेट के बराबर है, तो वेट कितना है, mg है, तो हमने F को क्या लिखा, mg लिखा। ओके, अब यहाँ पर जो वर्क डन है, हम फर्स्ट केस में वर्क डन को W1 मान रहे हैं, तो W1 इज इक्वल टू mg। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ए भी है, तो इस S को हमने डिस्प्लेसमेंट को कितना माना है, h माना है, तो mgh। अब बात करते हैं हम cos थीटा के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स बोथ आर अलोंग, इट मींस एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 0। एंड तो यहाँ पर cos थीटा, थीटा 0 होगा, और आप जानते हो कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन इन फर्स्ट केस टू मूव अ बॉडी, a mass of body m from A to B, W1 is equal to mgh। हमने इस फर्स्ट केस में क्या है, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, कितना आ रहा है वर्क डन, mgh आ रहा है। अब थोड़ा सा हम इसमें एक और चीज डिस्कस करेंगे कि जब हम यहाँ से A से B तक बॉडी को ले गए, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, mgh हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो वर्क किया, यहाँ पर मैं बता दूं, ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी इसमें एक्सपेंड हुई है, और बॉडी में, m मास के बॉडी में एनर्जी क्या हुई है, स्टोर हुई है। अब हम बॉडी को यहाँ से अलाउ कर दें, परमिट कर दें इसको नीचे गिरने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि वर्क हो रहा है B से A तक आने में। अब वो वर्क पहले वर्क हुआ A से B तक ले जाने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, और हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन को मान रहे हैं, तो हम निगेटिव मानेंगे उस वर्क डन को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फेवर कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब B से A तक बॉडी मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि जब अगर आप
नीचे से ऊपर की ओर वर्क डन को आप सपोज करिए कि जो W1 माना हुआ है और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको आप क्या लोगे, माइनस mgs लोगे। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये वर्क डन जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हो रहा है। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू mgh। अब देखिए यहां पर जब हम टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन टू मूव फ्रॉम B टू A, और यहां पर आप देख रहे हो कि माइनस mgh प्लस mgh, तो ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 0 हो गया। तो भाई ये इसमें क्या है कि जब किसी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में ओवर द राउंड ट्रिप वर्क हो रहा हो तो टोटल वर्क डन क्या होगा, यहां पर 0 होगा। जैसे कि इस केस में A से B तक ले जाने में वर्क डन हुआ और B से A तक लाने में जो वर्क हुआ, तो इन टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। तो यही थर्ड प्रॉपर्टीज है कंजर्वेटिव फोर्स की, कि जो वर्क डन ओवर द राउंड ट्रिप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पर W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0 या टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0 होगा राउंड ट्रिप के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। उसमें क्या है कि बॉडी को, सेकंड केस में हम ये ले रहे हैं कि बॉडी को एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक जो वही जो मासी बॉडी जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तो इसका जो वेट होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हमने mg से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेट का नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से एक्ट होगा जो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, इसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है कि हमें इस mg की दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं। ये बॉडी का वेट जो mg है इसके दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं, और एक कंपोनेंट नेसेसरली क्या होने चाहिए, जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो। तो जब ये होगा, ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो गया एक कंपोनेंट। तो दूसरा कंपोनेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो r है इस r के अपोजिट होगा इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के, उन दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंपोनेंट हमने वो लिया जो क्या है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो दूसरा कंपोनेंट r के अपोजिट होगा। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा, वही यहाँ पर एंगल थीटा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, जो r के अपोजिट है ये हो गया mg cos थीटा, और ये जो वो कंपोनेंट वेट का जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है वो कितना होगा, mg sin थीटा होगा। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि r जो है mg cos थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस किए हुए है। ठीक है, तो r mg cos थीटा को बैलेंस किया हुआ है, तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही फोर्स इस पे काम कर रहा है, mg sin थीटा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब हम जब इस बॉडी को इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऊपर की ओर मूव कराना चाहते हैं, तो हमें कितना फोर्स एक्सर्ट करना होगा अपर डायरेक्शन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो इसका वेट है mg sin थीटा इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इसी के बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को हमने कितना माना, F माना। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा के बराबर हमें लगाना पड़ेगा, और इक्वल लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मोशन से इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हो कि हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स टू मूव दिस बॉडी ऑफ मास m along this inclined plane is the F which is equal to mg sin theta। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर C से B तक ले जाने में इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वर्क डन हुआ
इसको हम सेकंड, हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेकंड केस है तो सेकंड के लिए हमने लिख दिया वर्क डन इन सेकंड केस। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एफ है हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स है, इसको मूव कराने के लिए वो कितना है, एम जी साइन थीटा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एस जो है, एस आप देख रहे हो क्या है, एस क्या है, ये डिस्टेंस है जो इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस है या लेंथ है। तो लेंथ कितना है, इसको हमने मान लिया सी बी, क्यों, सी से बी तक, और यहाँ पर cos थीटा तो है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने की ये जरूरत है कि एम जी साइन थीटा तो हमने इसको ऐसे ही रखा, ठीक है, और सी बी को भी अभी सी बी रहने दिया जो लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, और cos थीटा, थीटा का यहाँ पर देखिए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स एफ एक्सर्ट किया हुआ है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री हुआ, और आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर cos 0 रखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एम जी और माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा, साइन थीटा को हम रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या बन रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन में जो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी है, ठीक है, तो हमने ए बी लिखा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, सी बी है, इंटू सी बी, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई जी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब CB से क्या हो गया, CB कैंसिल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन कितना हो रहा है, mg इंटू ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AB की वैल्यू क्या है, A से B तक, जिसको हमने क्या माना हुआ है, H ही तो माना हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन इस केस में कितना हो रहा है, वर्क डन हो रहा है mgh। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाहे वर्क डन ये सीधे हम इस फर्स्ट केस में हो या वर्क डन सेकेंड केस में हो, दोनों केस में वर्क डन क्या है, सेम ही आ रहा है, mgh ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर ये हम शो कर पा रहे हैं कि जो वर्क डन है किसके इन्फ्लुएंस में वर्क डन हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में वर्क डन हो रहा है। तो ये वर्क डन दोनों केस में mgh ही आया। तो यहाँ पर चाहे हम इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा ले जाएं चाहे इसके द्वारा ले जाएं, लेकिन वर्क डन क्या हुआ, सेम हो रहा है। तो ये शो कर रहा है कि वर्क डन नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है माय डियर स्टूडेंट्स, किस पे डिपेंड करता है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि W1 जो फर्स्ट केस में वर्क डन था mgh था, और यहाँ पर सेकेंड केस में जो वर्क डन है ये भी mgh है, ठीक है। तो दोनों केस में वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस में क्या है कि हाइट देखिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो हाइट है वो सेम है, ए से बी तक है और वो एच है, ठीक है। लेकिन हम इस बॉडी को स्टेयर केस के द्वारा हम लेके जा रहे हैं। तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्टेयर केस में इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स n है। कितने हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, n है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है, हर एक वर्टिकल हाइट जो है हर एक स्टेप्स की वो h1 माना है, ये भी h1 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 h1, ठीक है। तो टोटल जो वर्टिकल हाइट होगा, वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा, एक स्टेप्स की माय डियर स्टूडेंट्स h1 है, तो n स्टेप्स की हाइट्स कितनी हो जाएगी, n स्टेप्स की हाइट कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, n इंटू h1 होगी, जो कि बराबर होगा किसके, h के बराबर है, ठीक है। ये a से b के बीच में जो वर्टिकल हाइट है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर x, इसको भी x माना है, x माना है। तो एक स्टेप में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है। तो n डिस्टेंस में, n स्टेप्स में कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स हो जाएगा। लेकिन अब हम पहले वर्क डन फाइंड करें माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम एक काम कर रहे हैं कि हम
यहाँ पर वर्क डन का क्या फार्मूला है, एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क डन। ठीक है, तो चलिए वर्क डन हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम इस एक स्टेप के लिए फाइंड करेंगे वर्टिकल वर्क और हॉरिजॉन्टल वर्क। तो पहले हम ले लेते हैं वर्टिकल वर्क, मतलब यहां से यहां तक ले जाने में। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि जो फोर्स कितना लगाना होगा, बॉडी के वेट के बराबर। तो बॉडी का वेट कितना है, mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, h1 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया h1। ठीक है, अब है देखिए cos थीटा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, cos 0 रखेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इस स्टेप के लिए, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, कि जब हम बॉडी को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, देखिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स क्या हुआ, mg हुआ, जो कि क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट s का डायरेक्शन है और ये हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स का डायरेक्शन है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो एंगल थीटा है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। और इस केस में इसका मतलब हुआ कि चलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, x हो गया, लेकिन यहाँ पर cos हम क्या रखेंगे, cos 90 डिग्री रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टेप की हम जब बात करें तो वर्टिकल वर्क डन इतना हुआ और हॉरिजॉन्टल वर्क डन इतना हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें क्या हो, n हो, कितने हो, n हो। तो हम टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम W3 से डिनोट करें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल हाइट कितना हुआ, mgh1 इंटू कॉस 0 प्लस फिर इसी तरह से n इंटू वर्क डन ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड cos 90 यहां पर है। तो अब चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब हम जब इस तरह से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वर्क डन कब होगा, जब हम वर्टिकल इस तरह से चलेंगे तभी वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो वर्क डन कितना आ रहा है, n इंटू mgh1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और अब देखिएगा कि हम एक काम कर रहे हैं, ये जो W3 है वर्क डन, इसको हम इसमें से n इंटू h1 कर रहे हैं और mg। तो माय डियर स्टूडेंट्स n इंटू h1 क्या है, n इंटू h1 क्या है, यहाँ पर देखिए n इंटू h1 क्या है, h के बराबर है, टोटल हाइट के बराबर है। तो इस केस में वर्क डन कितना हो रहा है, इस केस में वर्क डन mgh हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों केस में वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में क्या है, यहाँ पर हम जिग जैग मोशन के द्वारा बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कि हमने एक बस क्या किया, हमने एक कंपोनेंट ले लिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इसके दो कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने डी एच से डिनोट किया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एक्स से डिनोट किया हमने इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्क डन फाइंड करेंगे अब हम। ठीक है, तो वर्क डन जब भी हम फाइंड करेंगे तो वर्टिकल वर्क डन फाइंड करेंगे और हॉरिजॉन्टल वर्क डन भी हम इसमें फाइंड करेंगे और उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम इसमें वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम F की बात करेंगे तो F कितना होगा, हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स कितना होगा, mg के बराबर होगा, जो उसका वेट है, बॉडी का वेट है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास है, एक क्या है,
हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो पहले हम वर्टिकल के लिए ले रहे हैं, तो F की जगह पे क्या हो जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिकल हाइट को हमने क्या माना हुआ है, dh से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं cos 0 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, cos 0 डिग्री क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझने की बात है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा, इसलिए हमने यहाँ पर cos 0 लिया हुआ। अब बात करते हैं प्लस, अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए। तो देखिए जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स mg के बराबर, जिसको हमने F माना हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे इधर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब इसके लिए हमारे पास इसी फार्मूले से वर्क डन कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्क डन एक स्टेप के लिए वो आ जाएगा mg इंटू dx इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेप में ये वर्टिकल मूव करने में वर्क डन है और ये हॉरिजॉन्टल मूव करने में ये वर्क डन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्क डन को, अगर हमारे पास टोटल जो है n स्टेप्स हो तो हम इनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा C से B तक पहुंचाने में इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो इसको हमने, इस वर्क डन को हम फोर्थ कंडीशन माना हुआ है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए हम सिग्मा ऐसे लगा सकते हैं, क्या, सिग्मा mg dh cos 0 प्लस सिग्मा mg dx cos 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, cos 90 की वजह से क्या हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, पूरा स्टेप क्या हो गया, टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास जो बचा वो कितना है, सिग्मा mg dh cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम ऐसे लिखने जा रहे हैं mg dh सिग्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वर्क डन इन फोर्थ केस इक्वल टू mg सिग्मा dh। माय डियर स्टूडेंट्स, dh क्या है कि जो हाइट है a और b के बीच की जो हाइट h है उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो dh और dh को अगर हम क्या करें, सम करते जाएं तो वो किसके बराबर आएगा, h के बराबर आएगा, इस हाइट के बराबर आएगा। तो यहाँ पर सिग्मा dh जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा dh जो रिप्रेजेंट कर रहा है h को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल वर्क डन इन दिस केस mgh। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल वर्क डन आप देख रहे हो, इस केस में भी mgh ही आया। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, क्या प्रूफ कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन पाथ फॉलोड, जो बॉडी के द्वारा फॉलोड पाथ है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, बॉडी के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से मतलब है a force is said to be non-conservative. A force is said to be non-conservative if work done by force or work done against force does not depend on the depends on the nature of path followed by body and not depend on the final and initial position of body। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क हो रहा हो तो वो वर्क डन बॉडी द्वारा फॉलोड पाथ के नेचर पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ओनली डिपेंड ना कर रहा हो, तब हम उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के
जो एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे कि दो बॉडी है तो दो बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, अप्लाई होता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और विस्कस फोर्स, जो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो फ्लोइंग लिक्विड के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होगा कि अगर हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरह से दो पाथ है, फर्स्ट और सेकंड, ए से बी तक ले जाया जा रहा है और फिर बी से ए तक ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमने वर्क डन को डब्ल्यू ए बी माना और यहाँ से वर्क डन को डब्ल्यू बी ए माना। तो यहाँ पर क्या होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में कि डब्ल्यू ए बी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी ए, और इसका मतलब हुआ कि वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन टू मूव फ्रॉम बी टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ओवर द राउंड ट्रिप टोटल वर्क डन under the influence of non-conservative force is not equal to zero. Okay, thanks.